हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, ये चलने वाला है। यानी स्टूडेंट्स, जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने रेशियोज स्टडी किया, आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मेजरमेंट किया, साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपने एक्टिविटी या परफॉर्मेंस रेशियो का भी स्टडी किया। लेकिन आज आपकी क्लास में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। हम समझते हैं कि आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, डिफरेंट आप इंटरव्यू यदि आप देने जाते हो, साथ ही स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो रेशियोज है वो हर जगह के लिए इम्पॉर्टेंट है। और मैं बता दूं आपको, ये डिसीज़न मेकिंग के लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक मैनेजर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो डिसीजंस लेने होते हैं उस डिसीजन के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि सच अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। तो मैनेजरियल डिसीजन में कितना हेल्पफुल होता है ये रेशियो, जिसकी कोई, ये कह सकते हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप सोच रहे होंगे सर, यानी ये कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं कि ये सॉल्वेंसी के रेशियो होते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये सॉल्वेंसी कैसी, किस बात की सॉल्वेंसी। आप खुद सोचो, बिजनेस जब चलता है, बिजनेस जब ऑपरेट होता है, तो उसकी तमाम ऐसी देनदारियाँ और लेनदारियाँ बनती हैं कि जो टाइम टू टाइम इन्हें पेमेंट भी देना होता है, टाइम टू टाइम ये पेमेंट भी लेते हैं। यानी कि इनकी बैलेंस शीट में, अभी हम लोग बैलेंस शीट बना के इसको देखा जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ये जो सॉल्वेंसी होती है ना, ये दो तरह की होती है। ये सॉल्वेंसी दो तरह की होती है। अभी आपके माइंड में चलेगा सर ये सॉल्वेंसी कैसे दो तरह की होती है, तो सुने। एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो सॉल्वेंसी होती है उसकी माप हम लोग लिक्विडिटी रेशियो से करते हैं, और लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी होती है उसकी माप डिफरेंट, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, टोटल एसेट्स टू टोटल लाइबिलिटीज रेशियो। ठीक है, यानी कि ऐसे रेशियो जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, यानी दीर्घकालीन जो भुगतान है, यानी कि एक एक का नाम लिया जाएगा, एक एक के नेम्स को मैं बताते हुए आपको कंप्लीटली बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यानी कि अब देखो, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है, या ये कह सकते हैं कि जो इक्विटी फंड रेशियो टू टोटल एसेट है, यानी कि इसमें जितने भी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मेजर की जाएगी, यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट में दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, तो एसेट्स भी दो तरह के होते हैं। यानी कि एक तो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, सेकंड आपके वर्किंग कैपिटल के एसेट्स होते हैं, यानी वर्किंग एसेट्स होते हैं। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ भी आपकी एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म होती है। यानी आपने जब बैलेंस शीट बनाया होगा स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कि लाइबिलिटीज साइड में क्या किया। सर, लाइबिलिटीज साइड में हमने लिखा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, और उसके बाद मैंने लाइबिलिटीज़ को आपने दो पार्ट्स में बांटा, यानी कि एक तो पूंजी और लॉन्ग टर्म लोन, सेकेंड आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और करंट लाइबिलिटीज़ में आपने अपने देनदारियों को, यानी कि अपने भुगतान को, यानी कि ये कह सकते हैं अपने लाइबिलिटीज़ को बांट दिया। और ऐसे ही एसेट्स साइड में आपने दो एसेट्स लिखे, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक तो आपने लिखा स्टूडेंट्स करंट एसेट्स। आई थिंक कि जब आपने करंट एसेट्स लिखा, तो करंट एसेट्स का क्रिएशन कैसे होता है, करंट एसेट्स आपके पास आते कहाँ हैं, कहाँ से हैं।
तो एग्जैक्टली जो बिजनेस में डे बाय डे जिनका इस्तेमाल किया जाता है जिन एसेट्स का, वो शॉर्ट टर्म एसेट्स मेजर किए जाते हैं, कहे जाते हैं। और ऐसे ही यानी कि वो कन्वर्टेड होते हैं डे बाय डे, डेली बिजनेस में उन्हीं का ट्रांजेक्शन्स किया जाता है। तो ऐसे एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स को यानी कि ऐसी एसेट्स जो बिजनेस में हेल्पफुल होती हैं, यानी कि जिनकी सहायता से हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, उन्हें फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो ना, आपको दो चीज़ें मिल गई, दो चीज़ें, एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के फिगर मिल गए और एक तो आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के फिगर मिल गए। यानी कि अब देखो एक सिंपल वे में कि यदि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस जब ऑपरेट होने लगा, बिजनेस चलने लगा, तो आपने क्या किया, आप लोगों से गुड्स या स्टॉक के लिए यानी गुड्स या स्टॉक उधार ले लिया, शॉर्ट टर्म लोन ले लिए। तो वो क्या होंगे कि आप गुड्स बेचोगे फिर उन्हें पेमेंट दोगे, दैट इज क्लियर। तो जब आप गुड्स बेचोगे फिर पेमेंट दोगे, तो उसके लिए जो शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया है, उस शॉर्ट टर्म लोन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? सर, शॉर्ट टर्म एसेट से रिस्पॉन्सिबल हुई। एग्जैक्टली, फिगर क्लियर है माय डियर। अच्छा, लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए सर कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? तो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स आपने क्रिएट किया हुआ है, आपने उसके लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल इशू किया होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल का कलेक्शन किया होगा। यदि आपने बिल्डिंग बनानी थी तो आपने क्या किया, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिए होंगे। या स्टॉक बेच के यदि आप बिल्डिंग बना दोगे, प्रॉफिट का कोई पार्ट नहीं उसमें शामिल किया है, तो फिर क्या होगा, बिजनेस स्टॉक खत्म हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि बिजनेस के पास कोई शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कि करंट लोन है, यानी करंट लायबिलिटीज है, तो उसके पेमेंट के लिए जो बिजनेस के पास शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, यानी कि जो करंट एसेट्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन को चुकाने के लिए कैपिटल या लॉन्ग टर्म लोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यानी कि ये बिजनेस के जो बैलेंस शीट आपने बनाए, उसमें आपने इन्हीं सब चीज़ों को देखा। माय डियर, हम लोग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या किया जा रहा है, अभी आप पाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में एग्जैक्टली सर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट है सर, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के दो कंटेंट्स होते हैं, एक लाइबिलिटीज साइड और एक एसेट साइड। लाइबिलिटीज साइड की चीज़ें यानी कि जो बिजनेस की लाइबिलिटीज है, और एसेट साइड की चीज़ें कि जो बिजनेस के उसके इक्विवेलेंट एसेट्स हैं। तो क्या बिजनेस के पास वो अवेलेबल हैं या नहीं है, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस अपने लाइबिलिटीज को पे करने के लिए सक्षम है या नहीं है। यानी इसी का मेजरमेंट हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सॉल्वेंसी रेशियो में कहने का मतलब सॉल्वेंसी है, ये रेशियो सॉल्वेंसी के हैं, न कि ये सॉल्वेंसी रेशियो है। मैंने कहा ये फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो हैं, दैट इज क्लियर माय डियर। तो चलें, इसमें कौन कौन से रेशियोज मेजर किए जाते हैं। मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए। तो हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बाद में देखा जाएगा, पहले देखा जाए आपके जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है उसे देखा जाए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को देखा जाए। चलो देखें, इसको मैं मिटाऊंगा। सबसे पहला रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में माय डियर लिक्विडिटी रेशियो है। चलिए मैं इसके विषय में आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बात कर लूँ कि जो लिक्विडिटी की बात होती है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपकी कंपनी में या आपके बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, क्या उनको चुकाने के, यानी कि आपके पास किसी भी लोन को चुकाने के लिए क्या आप इस समय एबल है कि नहीं है, यानी कि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है कि नहीं है, लिक्विड अवेलेबल है कि नहीं। लिक्विड का मतलब कि ऐसी एसेट्स जो इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी हो, यानी कि जो आसानी से मनी में कन्वर्ट की जा सके। यानी जब वो आसानी से मनी में कन्वर्ट की जा सकेगी, तो जैसे ही आप अपने आपको पेमेंट्स के लिए आपके क्रेडिटर्स आएंगे, यानी कि आपके जो पेबल्स होंगे, जैसे ही वो आपके सामने आते हैं, आप उठाओगे पैसा, आप उन्हें पेमेंट दे दोगे। तो अब क्या है कि यदि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, लिक्विड अवेलेबल है,
तभी तो आप उन्हें पेमेंट दे पाओगे। तो यानी कि लिक्विडिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश एंड द एसेट्स विच इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी। यानी कि करंट एसेट्स आपके पास होने चाहिए जो कि इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी हो। यानी जो करंट एसेट्स होते हैं ना भाई, वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है, आपके पास लिक्विड अवेलेबल है, और आपके पास इतनी इफिशियंसी है कि आप उन्हें पेमेंट दे सकते हो। यानी कि आप उन्हें इजिली पेमेंट दे सकते हो, जल्दी पेमेंट दे सकते हो। तो इसमें हम लोग जो रेशियोज निकालने वाले हैं, पहला आपका रेशियो है करंट रेशियो। स्टूडेंट्स नोट कीजिए, लिखेंगे सच रेशियो establishes the relationship between total current assets and total करंट लाइबिलिटीज। यानी कि आपके पास जो टोटल करंट एसेट्स है उसकी तुलना टोटल करंट लाइबिलिटीज से की जाती है। और इसका जो आइडियल लेवल है ना, इट्स आइडियल लेवल इज 2:1। यानी कि आपका एसेट्स जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, सॉरी करंट एसेट्स 2 टाइम्स होने चाहिए किसके, करंट लाइबिलिटीज के 1। यानी कि करंट रेशियो इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स अपॉन टोटल करंट लाइबिलिटीज। इट मीन स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि ये 2 और ये 1 होना चाहिए। इट्स आइडियल लेवल, इसका जो आदर्श स्तर है, यानी कि करंट लाइबिलिटीज का ट्वाइस यानी दूना होना चाहिए क्या, जो आपके करंट एसेट्स हैं। माय डियर, आपको बिल्कुल यानी ये कह सकते हैं कि आप यदि करंट एसेट्स बिजनेस के जानते हो, करंट लाइबिलिटीज बिजनेस के जानते हो, तो बहुत इजली यानी कि आप यहाँ लिखेंगे जो करंट एसेट्स हैं वो क्या लिखे थे भाई, अभी कल की क्लास में या लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करंट एसेट्स के नाम बताया हुआ था। जैसे सबसे पहले देखो, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन गिवन, पेपर नोट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यानी कि ये सब ऐसी एसेट्स है ना कि जो इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी, या ये कह सकते हैं कि ये जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं। आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक बिकेगा तो कैश में कन्वर्ट होगा। स्टॉक बिकने के बाद यदि आप स्टॉक बिक के कैश में कन्वर्ट हुआ, कैश से आपने गुड्स लिया, फिर स्टॉक लिया, डेटर्स बने। यानी कि आप देखेंगे ना कि ये इजली यानी कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है कैश में कन्वर्जन का, ये बहुत जल्दी होता है माय डियर, बहुत जल्दी होता है। इट मीन कि ये आपके करंट एसेट्स होते हैं। अभी आप कहोगे सर करंट लायबिलिटीज भी बता दीजिए, तो इसको मैं मिटा दूं। लिखेंगे आप करंट लायबिलिटीज, देखो क्रेडिटर्स, ये आपने यहाँ जैसे डेटर्स लिखा, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस नोट कर लिया, बिल्स पेबल, अनअर्न्ड
इनकम यानी ऐसे इनकम कि जिनको आपने कमाया नहीं है लेकिन वो आपको मिल चुका है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म्स लोन एंड एडवांसेस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लिख लें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये आपके करंट लाइबिलिटीज का फिगर है माय डियर, ये आपके करंट एसेट्स का फिगर है। इट मीन कि ये बहुत ही आसान रेशियोज होता है, बहुत ही आसान रेशियोज होता है, यानी जिसके माध्यम से आप बहुत इजीली इस रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। और इट्स आइडियल लेवल माय डियर 2:1। यानी आपसे कोई पूछे तो आप सिंपली आप ये बोलोगे कि करंट रेशियोज का जो आइडियल लेवल होता है वो 2:1 का, यानी एसेट्स जो करंट होती है वो ट्वाइस होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ की, वो ट्वाइस होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ की। ठीक है, ओके। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोटा सा हम लोग इसके बेसिस पे सॉल्व किया जाए, देखा जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि स्टॉक 1,50,000, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, कैश 1,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000, बिल्स पेबल 30,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। चलो इस क्वेश्चन में क्या लिखना है सर? करंट रेशियो निकालने हैं, करंट रेशियो निकालने हैं। तो आप लिखेंगे माय डियर करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या चीज भाई? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, करंट एसेट्स देखो स्टॉक, सन्ड्री क्रेडिटर, कैश, यानी कि 4 लाख, और सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज करंट होती है, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज होती है, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटीज होती है। तो 1,60,000 प्लस 40,000 यानी कि 2 लाख। यानी कि ये इनका जो रेशियो है ना, ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये 2:1 का है, यानी कि इट इज मेंटेन इट्स आइडियल लेवल। अच्छा, आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि सर क्या प्रत्येक क्वेश्चन में हर जगह 2:1 का ही आ जाएगा क्या? नहीं, सभी बिजनेस की कंडीशन एक जैसी होती है क्या भाई? किसी के पास हो सकता हो कि जो करंट लाइबिलिटीज हो वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी के पास करंट लाइबिलिटीज कम भी हो सकते हैं। तो ये जो अपने एक अनुमानता है, यानी कि बिजनेस में कितना अच्छा होगा भाई, जितना ज़्यादा आपका करंट एसेट्स होगा उतना तो आपके फेवर में होगा, नो डाउट। यानी कि फेवर में होने के लिए एसेट्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, वो नहीं दूने से ज़्यादा हो। लेकिन अकाउंटेंट्स मानते हैं कि 2:1 का रेशियो बहुत आइडियल होता है माय डियर, बहुत आइडियल होता है। तो नेक्स्ट जो रेशियो है आपका उस पे चलते हैं, नेक्स्ट रेशियो पे आपके चलते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट रेशियो है माय डियर वो है क्विक रेशियो। चले नोट कीजिए, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो कौन सा रेशियो? या इसी को बोलेंगे आप लिक्विड रेशियो। यानी ये जो लिक्विड रेशियो है, यानी कि ये जो क्विक रेशियो है, 1 मिनट माय डियर, 1 मिनट। जो क्विक रेशियो है या जो लिक्विड रेशियो है, ये मालूम है क्या मापता है? ये क्विक लिक्विडिटी, यानी कि क्विक लिक्विड का जो रेशियो है ना, यानी कि क्विक एसेट्स का रेशियो क्विक लाइबिलिटीज के साथ मापता है। अच्छा, आपके माइंड में एक चीज चल रहा होगा, एक चीज चल रहा होगा सर ये क्विक, यानी कि यहाँ मालूम है यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ फार्मूले में कुछ भी नहीं है। फार्मूला बहुत आसान है, आपने क्या लिखा? लिक्विड रेशियो। तो लिखेंगे सच रेशियो establishes the
relation between total quick assets and quick liabilities। ठीक है, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है लिक्विड या क्विक रेशियो का, ये होता है लिक्विड एसेट्स, या इसी को कह सकते हैं क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ जो अकाउंटेंट्स हैं, यानी कि इस टॉपिक को लेके अकाउंटेंट्स के मन में हल्का सा भ्रम है। भ्रम ये है कि जब ये क्विक रेशियो है तो यानी कि यहाँ पे क्विक लाइबिलिटीज लेते हैं, लेकिन कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं नहीं, क्विक लाइबिलिटीज नहीं बल्कि क्विक यानी करंट लाइबिलिटीज को ही ट्रीट किया जाएगा, करंट लाइबिलिटीज को ही ट्रीट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पहले मैं इसके विषय में बात कर लूँ। करंट लाइबिलिटीज में दो चीजें, करंट लाइबिलिटीज तो आप जानते ही हो कि अभी हमने लिखा था, इसमें से यदि लेस कर लिया जाए क्या, बैंक ओवर ड्राफ्ट, तो आपको पता चल जाएगा लिक्विड या क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी कि कुछ अकाउंटेंट्स का मत है कि यहाँ क्विक लाइबिलिटीज लेंगे। अच्छा, लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है? लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या है कि टोटल करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे। ठीक है, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे तो लिक्विड एसेट्स हमें पता चल जाएगा, या ये कह सकते हैं कि क्विक एसेट्स पता चल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, लेकिन समस्याएं यहीं पे स्टूडेंट्स को एक भ्रम में डाल देती हैं कि आप कौन सा आप क्या लोगे। लिक्विड एसेट्स तो चलो कंफर्म है कि लेना है, यहाँ क्विक लाइबिलिटीज लोगे कि करंट लाइबिलिटीज लोगे। तो ये रेशियो किसका है सर? लिक्विड रेशियो है, यानी कि क्विक रेशियो है। तो आप यहाँ क्विक लाइबिलिटीज को ही लीजिए, क्विक लाइबिलिटीज को ही लीजिए। तो आपको एग्जैक्टली यहाँ अब देखो, कुछ जो अकाउंटेंट्स हैं उनके भ्रम में ये है कि यहाँ हमें करंट लाइबिलिटीज का यूज करना है। ठीक है, और कुछ अकाउंटेंट्स कहते हैं नहीं, हम यहाँ पे क्विक लाइबिलिटीज लेंगे। तो देखो, मैं बता दूं, बिजनेस का जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हम अपने आप को सेफ होके रहें। इसका मतलब ये है कि ये जो लिक्विड एसेट्स है ना, वो इतना तो होना चाहिए कि जो करंट लाइबिलिटीज को पेमेंट देने के लिए एकदम सक्षम हो। सर ऐसा क्यों? एक्चुअली जो पेमेंट्स देना है ना, ये जो करंट एसेट्स हैं, ये तो कभी भी आपसे मांग सकते हैं पैसे, करंट लाइबिलिटीज कभी भी आपसे पैसे मांग सकते हैं, यानी कि इनको शॉर्ट टर्म में पेमेंट तो देना ही है। तो यदि बैंक ओडी को आप इसमें से माइनस कर लेते हो तो बैंक ओडी भी तो विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म पेमेंट से ही तो है, या फिर आपको बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो इट मीन कि स्टूडेंट्स, जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि जो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि हम अपने आप को सेफ रखें, हम आपको सेफ मान के चलें।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स है ना, इतना होना चाहिए कि हम करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट दे सके। ठीक है, तो यानी कि यदि आपने करंट लाइबिलिटीज अगर कंजर्वेटिव सोच रखते हो तो आप इन्हें रखो, और यदि आप ये सोचते हो कि हम बैंक ओवरड्राफ्ट को इसके लिए सेफ नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्विक लाइबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप हमसे पूछोगे सर आप बता दीजिए किसका इस्तेमाल किया जाए, किसका इस्तेमाल किया जाए, क्यों आपके मन में तो चलेगा माय डियर कि किसका इस्तेमाल किया जाए। तो आई थिंक कि आप लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज का इस रेशियो के लिए इस्तेमाल कीजिए, इसके लिए इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम भी कंजर्वेटिव सोच के हैं। यानी कि कंजर्वेटिव जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल बिजनेस को सेफ रखता है, बिल्कुल बिजनेस को सेफ रखता है। लेकिन ध्यान दो कि इतना भी कंजर्वेटिज्म नहीं हो जाना कि जिससे कि आज की जो मॉडर्न प्रथा परंपराएं हैं इससे इतर होके बिजनेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। तो आई थिंक कि ये आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे नोट लिख देंगे कि नोट हमने इसे यहाँ इसके लिए हमने करंट लाइबिलिटीज़ को लिया है। आपके क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। ओके, तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट सॉल्व किया जाए। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस कन्फ्यूजन को आप हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे डायरेक्ट मेरे कम्युनिकेशन मेरे चैनल्स पे मेरे जो कॉन्टेक्ट्स नंबर दिए हैं या हमारे कोचिंग से रिलेटेड आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी आपकी मुलाकातें भी होंगी। तो फिर यानी कि ये आपका जो रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें माय डियर, जल्दी से इसको कॉपी कर लें। चलो, तो अगला रेशियो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला रेशियो आपका है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। नोट कीजिए, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, या आपको बता दूं कि सच रेशियो, यानी कि इसको ये नाम से और बोलते हैं सुपर क्विक रेशियो। लिखेंगे सच रेशियो establishes the relations between absolute liquid assets and liquid liabilities। यानी यह रेशियो क्या बताता है? एक्चुअली यह रेशियो ना एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लाइबिलिटीज के बीच रेशियो को बताता है, लिक्विड लाइबिलिटीज के रेशियोज को बताता है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यानी जब आप देखेंगे ना इसे, यानी कि इसका रेशियो लिखेंगे एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज। इट मीन कि एब्सोल्यूट लिक्विड आपने लिक्विड लाइबिलिटीज लिखा ही था, क्या लिखा था कि करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओडी, ये तो आपने लिखा ही था। एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड्स का मतलब क्या होता है, समझ लें कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यानी कि द एसेट्स, द current assets which are early converted into कैश।
यानी ऐसे एसेट्स जो कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट होते हैं, यानी कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट होते हैं, ऐसे एसेट्स को हम यानी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कहते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कहते हैं माय डियर। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के लिए यानी कि ये कह सकते हैं ना कि कोई भी ऐसा एसेट्स कि जो जल्दी से ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिखेंगे आप इट्स आइडियल लेवल 0.5:1, यानी 0.5:1, 0.5:1। अकाउंटेंट्स कहते हैं कि इसका जो आदर्श स्तर होता है उसका 0.5:1, यानी कि आपका एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स यदि आधा है किसका, लिक्विड लाइबिलिटीज का, तो ये आइडियल लेवल है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन तीनों में यानी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का टॉपिक फिनिश होता है। चलिए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व किया जाए, एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट है। आप इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखें। शेयर कैपिटल 15,000, 6% डिवेंचर्स 6,000, ट्रेड पेबल्स 5,600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 14,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 माय डियर, 2,000। फिक्स्ड एसेट्स में 18,000, कैरेट एसेट्स में कैरेट इन्वेस्टमेंट 2,500, इन्वेंटरी 2,000, ट्रेड रिसीवेबल 7,000 एंड इक्विवेलेंट टू कैश आपका 500। आपको यहाँ से क्वेश्चन में सबसे पहले कि एक कैश रेशियो छूटा हुआ था, आप लिख लें कैश रेशियो इज इक्वल टू कैश अपॉन कैरेट लाइबिलिटीज, यानी कि कैश रेशियो इस्टेब्लिशेस द रेशियो बिटवीन कैश अपॉन कैरेट लाइबिलिटीज, यानी कैश और कैरेट लाइबिलिटीज का क्या अनुपात है, क्या रेशियो है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि आखिर कैरेट लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए कैश ही तो एक मेजर संसाधन होता है कि जिससे पेमेंट किया जाता है। तो यदि ये रेशियो बहुत स्ट्रांग है तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यदि ये एग्जैक्टली यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, कैरेट रेशियो। तो इसका फार्मूला क्या है, कैरेट एसेट्स अपॉन कैरेट लाइबिलिटीज। अच्छा, कैरेट एसेट्स में देखो क्या क्या चीजें आएंगी, ये भी 2500 ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कैरेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी भी आएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स भी आएंगे और कैश इक्विवेलेंट भी आएगा, यानी कि 25, 5, 30, तो 30, 20, 50, 5, 7, 12,000 का फिगर कैरेट एसेट्स का बन के आता है। मैडम कैरेट लाइबिलिटीज का कितना, ये देखो ये कैरेट लाइबिलिटीज है 9,000, आपको चेक कर लें। ट्रेड पेबल्स 5,600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि ये 9,000 का फिगर बनाता है। आपका रेशियो जो आएगा माय डियर, रेशियो जो आएगा ये 12,000 डिवाइडेड बाई 9,000, यानी 1.33:1, 1.33:1। ये आइडियल रेशियो नहीं है, ये आइडियल रेशियो कैरेट रेशियो का ये आइडियल रेशियो नहीं होता है माय डियर, ये आइडियल रेशियो नहीं होता है। अभी आपने जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कैरेट एसेट्स में, कैरेट में रेशियो में, कैश रेशियो में कैश कितना है 500 एंड कैरेट लाइबिलिटीज 9,000। ये रेशियो बहुत लीस्ट है, यानी जब आप फाइंड कीजिएगा तो 500 डिवाइडेड बाई 9,000 0.05, यानी कि 0.05:1, 0.05:1 बहुत ही लीस्ट इसका रेशियो है। तो ये दो रेशियो हो गए आपके, और फिर आपको निकालना है लिक्विड
रेशियो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो लिक्विड रेशियो का मतलब क्या हुआ, यानी मैंने आपसे बताया था कि कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट लेंगे तो लिक्विड एसेट्स अपान करंट लायबिलिटीज मेंशन होगा। तो लिक्विड एसेट्स आपके कितने हैं, यानी कि लिक्विड एसेट्स के लिए क्या माइनस कर लिया जाएगा, स्टॉक यानी इन्वेंटरी माइनस कर लेंगे, यानी 12,000 में से 2,000 माइनस कर लेंगे, बाकी तो सभी चीजें आपकी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, यानी कि ये 10,000। एंड करंट लायबिलिटीज का फिगर कितना लिया था, 9,000, यानी 10,000 डिवाइडेड बाई 9,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 9,000 इज इक्वल टू 1.11:1, यानी ये लिक्विड रेशियो अपने आइडियल लेवल से थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि इसका आइडियल लेवल 1:1 का होता है। एंड ये रेशियोज माय डियर, ये रेशियो आपको बताते हैं कि आपकी जो क्विक पेमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके करंट एसेट्स के अगेंस्ट जो आपके पेमेंट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज़ के पेमेंट्स होते हैं, वो करंट लायबिलिटीज़ के पेमेंट्स होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो रेशियोज आपका है वो है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को लेकर, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को लेकर। तो स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट रेशियो है ना वो आपके लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से संबंधित है, यानी कि अब हम लोग लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी स्टडी किया जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि अब तक आपकी क्लासेस जो थी, यानी पिछली क्लास में आपने जो देखा कि शॉर्ट टर्म पेमेंट्स के लिए जो करंट एसेट से रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपने उनको लेके अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन और साथ में साथ उसका जो रूल्स था वो स्टडी किया। स्टूडेंट्स, डीपली क्या है कि जो आपकी लॉन्ग टर्म पेमेंट्स होते हैं ना उसके लिए कहीं न कहीं से आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इट मीन कि देखो, जब आपने लोन लिया तो ये लोन आपने किस लिए लिया, व्हाट इज रीजन। यदि आपने गुड्स उधार लिए हुए हैं तो वो गुड्स जो उधार लिया तो एक तो करंट एसेट्स बना, आपके पास स्टॉक आया जी, फिर क्या हुआ, आपके पास क्रेडिटर्स भी बन गए जी। जब वो क्रेडिटर्स भी बन गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके करंट एसेट्स ही शॉर्ट टर्म पेमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यदि आपने कैपिटल रेज किया हुआ है और उससे आपने क्या लगाया, इंफ्रा लगाया, मशीन लगाया, प्लांट लगाया, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स लगाए, तो फिर यदि लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट्स यदि आप स्टॉक बेच के देते हो, अपने कैश से देते हो, अपने बैंक बैलेंस से देते हो, यानी कि करंट एसेट्स से देते हो, देना तो आपको करंट एसेट्स ही है, लेकिन यदि इसका पेमेंट्स आप यहाँ से देते हो ना स्टॉक बेच के, तो फिर पता चलेगा कि आपका वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। लास्ट क्लासेस में हमने आपसे बताया हुआ था, हम लोगों ने डीप स्टडी भी किया था कि जो आपका वर्किंग कैपिटल है ना, इस वर्किंग कैपिटल को यदि आप वर्किंग कैपिटल को कहीं अस्थाई संपत्तियों से या अस्थाई दायित्वों से लेके छेड़छाड़ करेंगे ना, तो ये बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसका मतलब ये है कि बिजनेस को एक कंटिन्यू अच्छे हालत में बनाने के लिए आपके पास जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनके पेमेंट के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट से रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, और उनका पेमेंट्स भी आप देखो भाई, कई बातें या तो आप कमा के दो जी, यदि कमा के आप नहीं देते हो तो निश्चित तौर पर उसके लिए फिक्स्ड एसेट रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये देखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए आपके पास लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स क्या है। इट मीन कि जो पहला रेशियो हम लोग यहाँ पे फाइंड किया जाएगा वो है स्टूडेंट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, जैसा कि आप देखो नाम से ही देख रहे होगे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो, नाम से पता चल रहा होगा कि ये डेब्ट इक्विटी रेशियो। इट मीन स्टूडेंट्स कि जो आपके एक्सटर्नल डेब्ट्स हैं, यानी कि सच रेशियो establishes the
relations between long term outsider fund oblique loan and shareholders fund। यानी कि जो आपके लॉन्ग टर्म आउटसाइडर फंड्स हैं ना, यानी कि आपने जो लंबे अवधि के लोन लिए हुए हैं उसके लिए कौन सी एसेट्स, उसके लिए आपका जो शेयर होल्डर फंड है वो उतना, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन को पेमेंट यानी सेफ रखने के लिए, यानी कि उनके इंटरेस्ट यानी उनके हित सेफ रखने के लिए क्या ओनर्स इक्विटी अवेलेबल है कि नहीं है। यदि ओनर्स पर्याप्त मात्रा में है, यानी कि आपके डेप्ट्स कम हैं, आपका फंड शेयर होल्डर फंड ज़्यादा है, तो ये आपका मेंटेन हालात में यानी कि मेंटेन कंडीशन में फेवरेबल कंडीशंस में होगा। इट मीन कि अब देखो इसका जो फार्मूला होगा यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू क्या चीज आपने लिखा बेटा डेप्ट्स अपान, आप लिख लें इक्विटी बहुत इजली, डेप्ट अपान इक्विटी, या आप लिखें लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लोन अपान शेयर होल्डर्स फंड। दैट इज क्लियर। यानी कि जो आपका शेयर होल्डर फंड है ना वो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को चुकाने में सक्षम है या नहीं है, यानी कि उनका हित सुरक्षित है कि नहीं है। अभी मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक एक चैप्टर से स्टडी हुआ था, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देखा कि डिबेंचर्स होल्डर्स ने क्या किया, जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट देते हो तो डिबेंचर्स होल्डर ने सीधे कहा नहीं, हमारे इंटरेस्ट को सेव कीजिए, पहले या तो नए शेयर्स इशू कर लो या जो आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है आप उसमें से हमारे लिए सुरक्षित कर लो, सेव कर लो। ये बात हुई थी कि नहीं पिछली क्लासेस में? दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ये बातें बिल्कुल हुई थी, ये बातें बिल्कुल हुई थी। अब देखो अब क्या होता है, अब देखो अब क्या होता है, आपने क्या किया, आपने यहां पे लिखा कि आउटसाइडर लॉन्ग टर्म आउटसाइडर फंड। लॉन्ग टर्म आउटसाइडर फंड का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन है उनके पेमेंट देने के लिए इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इनमें से आप माइनस कर लें फिक्टिशियस एसेट्स एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस। यानी कि इट मीन कि हमें अब आप कहेंगे कि सर एग्जैक्ट मतलब यहाँ ये तो शेयर होल्डर फंड है, ये लॉन्ग टर्म डेट्स है। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म डेट्स आपके जो होंगे, यानी कि आपने क्या किया दीर्घकालीन लोन को लिए हुए हैं। अच्छा, दीर्घकालीन लोन का पेमेंट देने के लिए कंपनी के मालिकों का जो फंड है वो अवेलेबल है कि नहीं है। यदि वो ये फंड यानी ये रेशियो जितना हाई होता जाएगा, यानी कि ये अधिक होते जाएंगे और ये यदि कम हो जाएंगे तो इट मीन कि ये बिजनेस के फेवर में नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये बिजनेस के फेवर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात तो इनका डेप्ट इक्विटी रेशियो हाई है, यानी कि इनका बिजनेस जो है, इनका बिजनेस यानी कि इनका जो बिजनेस देखो अल्टीमेट जो कैपिटल लगा हुआ है ना, एग्जैक्टली आप खुद सोचो तो इसमें देखोगे कि लोन की संख्या यानी लोन का अमाउंट ज़्यादा है और ओनर्स इक्विटी कम है, यानी मालिकों का जो फंड है वो कम है। यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट के लिए चला जाएगा और बाकी का हिस्सा जो बनेगा वो प्रॉफिट्स के लिए आएगा। आप खुद सोचो कि जब आपके प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट के लिए चला जाएगा तो कहाँ से बिजनेस के फेवर में होगा, पहली बात। सेकंड बात, आप खुद सोचो भाई, ये क्या है, ये फंड आपके पास कम है,
ये फंड आपके पास कम है, ये लोन फंड ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस कहीं ना कहीं अपने अपने जो बिजनेस आपका है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस चल रहा है ना, वो ज़्यादातर लोन पर डिपेंड है, और भी कौन से, लॉन्ग टर्म लोन पे। तो जो चीज़ें लॉन्ग टर्म लोन पर डिपेंड होगी, निश्चित तौर पर उनका पेमेंट्स जो इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। यानी प्रॉफिट का ढेर सारा हिस्सा इंटरेस्ट में चला जाएगा। जब प्रॉफिट का ढेर सारा हिस्सा इंटरेस्ट के लिए चला जाएगा तो ये जो प्रॉफिट है इनके लिए कम बचेगी, यानी कि तब रिटेन्ड अर्निंग भी कम होगा। निश्चित तौर पर रिटेन्ड अर्निंग कम होगा तो बिजनेस में यानी जो प्रॉफिट आप बचा के सेफ रखते हो, डिफरेंट रिजर्व्स बनाते हो, वो भी कम बनेंगे। साथ ही साथ जो शेयर होल्डर्स हैं इनको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो इक्विटी कैपिटल है उनके शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका हाई नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के दृष्टिकोण से। दूसरी चीज, अब देखो कि जिन लोगों ने ये जो लॉन्ग टर्म लोन आपको दिए हुए हैं उनका हित भी सुरक्षित तब होगा जब आपके ओनर्स का फंड ज्यादा होगा। भाई खुद सोचो, आपकी पूंजी कम है और पूंजी से ज्यादा आपके लोन हैं, तो आप खुद सोचो उनका पेमेंट कहां से दोगे। यानी इसका मतलब है कि आप तो माइनस में चल रहे हो ना, प्लस में कब चलोगे? प्लस में तब चलोगे जब ये शेयर होल्डर्स फंड ज्यादा होगा और ये क्या होगा, ये ज्यादा हो और ये कम हो। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। यानी कि देखो ना, ये बहुत नॉर्मल केसेस में ये आप समझ सकते हो कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो लेवल होता है ये मैं समझता हूं कि ये डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना कम है उतना बिजनेस के लिए भी, उतना लोन जिन लोगों ने दिया है उनके लिए भी, ये सबके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होता है बिजनेस के लिए। यदि आप हाई डेब्ट इक्विटी रेशियो पर आप काम कर रहे हो, आपका बिजनेस काम कर रहा है, तो निश्चित ही वह बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होगा, निश्चित ही बिजनेस के लिए फेवरेबल नहीं होगा। अच्छा, कुछ अकाउंटेंट्स का ये एडवाइस है कि यहाँ हम लॉन्ग टर्म लोन को न लेकर बल्कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लेंगे। लॉन्ग टर्म को लोन को लेकर हम क्या लेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को लेंगे, यानी कि कंप्लीट लाइबिलिटीज को लेंगे माय डियर। लेकिन कंप्लीट लाइबिलिटीज नहीं, आप केवल अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से डेब्ट इक्विटी रेशियो में केवल लॉन्ग टर्म लोन को ही कंसीडर किया जाएगा। अब चलो, लॉन्ग टर्म लोन में मैंने तो लिख दिया कि डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, लेकिन जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है ये क्या है, मैंने आपको डिफरेंट क्लासेस में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया हुआ है। इट मीन स्टूडेंट्स की आई होप कि आप लोग पहले की क्लासेस को प्रॉपर अटेंड किए होंगे तो आपने देखा होगा। तो इसके लिए देखो, मेरे अकाउंटिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं आप जरूर उनको देखें। जितने भी लेक्चर्स हमारे चलते हैं आप उसको स्टडी कीजिए, हमारी क्लास को प्रॉपर अटेंड कीजिए। तब तो यदि आपने क्लास को मिस किया हुआ है तो आपके लिए दिक्कतें होने वाली हैं। लेकिन फिलहाल आप क्लासेस को मिस न कीजिए स्टूडेंट्स, आप क्लासेस को मिस मत कीजिए। यानी कि शेयर होल्डर्स फंड निकलेगा, आप लिखेंगे इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कर लिया। इसमें से लेस कर लीजिए क्या, जो आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं अल्टीमेटली यहीं से माइनस होते हैं, और सेकंड एक्युमुलेटेड जो लॉसेस हैं इनको भी आप डिडक्ट कर लें माय डियर, इनको भी आप डिडक्ट कर लें, तो आपको क्या मालूम चलेगा, शेयर होल्डर फंड मालूम चलेगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह जगह आने वाला ये टर्म्स होता है। तो आई होप कि ये जो टर्म्स है आप बहुत डीपली स्टडी करेंगे, बहुत डीपली स्टडी करेंगे। यदि आप यहाँ फंसते हैं, अच्छा इसकी चीज़ों को आप लिख भी लीजिए, साथ में लिख लीजिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना हाई होगा वो बिजनेस के फेवर में नहीं होगा, और जितना डेब्ट इक्विटी रेशियो कम होगा वो बिजनेस के लिए फेवर में जाएगा, बिजनेस के लिए साथ ही साथ लोन देने वाले व्यक्ति के लिए भी। तो चलिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे सॉल्व किया जाए। तो चले माय डियर, तो चले आप नोट कीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख,
जनरल रिजर्व्स 50,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 25,000, डिवेंचर्स 1 लाख, ट्रेड पेबल्स 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000। ये आपके पास फिगर है। यहाँ से आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या आता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या आता है, बहुत सा आपने लिखा था माय डियर, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन, क्या लिखा था, इक्विटी, या लिखा था लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, लिखा था कि नहीं लिखा था? दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर, ये आपने लिखा था। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन देखो कितना है, आई थिंक कि केवल डिवेंचर्स हैं 10 लाख 1 लाख के, और शेयर होल्डर फंड आपका कितने का है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी 1,75,000 का। दैट इज क्लियर माय डियर, 1,75,000, इट मीन सॉरी 1 लाख डिवाइडेड बाई 1,75,000, यानी कितना आया, 0.571 यानी ये चीज आपका ज्यादा है और ये चीज आपका कम है। एग्जैक्ट सोचो, आपका खुद का कैपिटल यानी ओनर्स का जो फंड है वो ज्यादा है और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कम है। इट मीन कि ये बिजनेस के फेवर में है, इट मीन कि ये बिजनेस के फेवर में है। ठीक है, दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर, ओके। यदि ये देखा जाए चलो ठीक है, कॉपी कर लें आप इसे जल्दी से। तो माय डियर, आपका नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, या इसी को आप इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। यानी कि आपके मन में चल रहा होगा सर ये कौन सा रेशियो है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये रेशियो यानी कि ओनर्स का जो फंड होता है ना, ओनर्स का फंड सेफ है कि नहीं है, यानी कि उसके इक्विवेलेंट आपके पास बिजनेस में एसेट है कि नहीं है। यानी सच रेशियो मीजर द अवेलेबिलिटी ऑफ टोटल एसेट्स इन कंपेरिजन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि आपका जो टोटल एसेट्स है ना वो शेयर होल्डर फंड के पेमेंट्स के लिए, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड के लिए अवेलेबल है या नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई आपके शेयर होल्डर्स फंड जो आपने लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में, उसके इक्विवेलेंट आपका एसेट्स यानी वो एसेट्स कम है या ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो एसेट्स है ना, यानी कि ये जो रेशियो है ना, जितना ज़्यादा हाई होगा, क्या चीज़, जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही बिजनेस के फेवर में होगा, उतना ही बिजनेस के फेवर में होगा। तो यानी कि इसको कहते हैं नेट वर्थ टू टोटल एसेट्स रेशियो भी कहते हैं। यानी कि नेटवर्थ का टोटल एसेट्स से क्या रेशियो है, इट मीन्स कि जो ओनर की इक्विटी है, यानी आप लिखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। यानी इस एसेट्स में यदि कोई इंटेंजिबल एसेट्स जिसको बेच के कुछ रियलाइज किया जा सकता है, यानी कुछ वसूला जा सकता है इंटेंजिबल एसेट्स से, तो इनको इंक्लूड किया जाएगा। और यदि कोई फिक्टिशियस एसेट्स हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, टोटल एसेट्स में से, यदि आपने टोटल एसेट्स में उनको इंक्लूड किया है तो घटा लेंगे यानी डिडक्ट कर लेंगे,
लेकिन यदि आपने इंक्लूड नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। यानी टोटल एसेट्स मीन्स टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इट मीन सच रेशियो द एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड, क्या चीज, या प्रोप्राइटर्स फंड भी आप कहते हैं माय डियर, प्रोप्राइटर फंड यानी स्वामित्व की जो पूंजी होती है उसका टोटल एसेट्स से कंपैरिजन किया जाता है। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। ओके, तो हम समझते हैं स्टूडेंट्स कि हम समझते हैं कि हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लें और इस क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और इससे पता चलेगा कि आपका ये रेशियो आपको निकालने आता है या नहीं, आपको कितना अच्छा आपने अब तक जो सॉल्व किया है क्वेश्चन, इसमें इसका क्या रोल है, आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो समझना क्या है, बहुत कुछ नहीं समझना है, समझना कुछ भी नहीं है, बस आपको इसमें देखना है कि आप पर्टिकुलर फार्मूले को, आपने क्या किया, आपने क्या बोला, सर प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल रहे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब किस पे, जो आपके पास टोटल एसेट्स है। तो ये आपको याद रखना होगा माय डियर, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए। आई होप कि नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए, क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक के बाद सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्टूडेंट्स, नोट करें, सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो solvency ratio. Such ratio establishes the relations between total assets and total लाइबिलिटीज। यह रेशियो टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज के बीच संबंध को बताता है कि इनका रेशियो आपस में क्या है। यानी टोटल एसेट्स, सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट पेमेंट। आपके पास उतनी एसेट्स हैं जितने आपके पास लाइबिलिटीज है कि नहीं है। इट मीन कि आप इसको दोनों सेंस में फाइंड कर सकते हैं, दोनों सेंस में लिखेंगे। Solvency ratio is equal to total liabilities upon total assets, या जस्ट अपोजिट आप लिख सकते हैं, total assets upon total liabilities। आप कोई भी इन दोनों में से यदि कोई भी फार्मूला यूज कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा, यानी कि बस निगेटिव, यानी इसका जस्ट निगेटिव ये है, तो ये अगर ये यहाँ न्यूमरेटर है तो यहाँ डिनोमिनेटर है, बस फिगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स यू वेल नोन अबाउट टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स मतलब आपको मैंने पहले बताया कि कोई भी ऐसी फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसमें एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चले नेक्स्ट टॉपिक आपका, नेक्स्ट रेशियो आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। नेक्स्ट लिखेंगे आप फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों में एक डिस्कशन हुआ है, यानी कि जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं ये कहाँ से, आप किन स्रोतों से, किन सोर्स से इनको बनाते हो, कौन से ऐसे लाइबिलिटीज साइड का कौन सा ऐसा कंटेंट्स होता है, यानी कि कहाँ से आपका फंड रेज होता है जिससे आप फिक्स्ड एसेट्स करते हो। तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर फिक्स्ड एसेट्स को लेने के लिए अक्सर ओनर्स फंड यानी शेयर होल्डर फंड या लॉन्ग टर्म लोन रेज किया जाता है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। यानी कि अगर फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो देखा जाए तो यानी कि आपका जो ओनर्स यानी शेयर होल्डर फंड है और उसके लिए नेक्स्ट आपने कौन सा विधि या कौन सी ऐसी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की कि जिससे आपने धन को यानी फंड को रेज किया और फिक्स एसेट्स को लगाया अपने बिजनेस में।
तो आपको पता चलेगा कि या तो पूंजी पूंजी यानी कि लॉन्ग टर्म फंड आपने कलेक्ट की लोन के थ्रू, या आपने क्या किया, शेयर होल्डर्स यानी शेयर्स इशू किए, या तो डिवेंचर्स इशू किया, दोनों में से एक किया। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने, जब मैंने आपको रेशियो एनालिसिस में स्टार्ट किया हूं, तो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी कि उनका क्रिएशन कहां से हुआ, वो हुए क्यों हुए भाई। हमने जो पूंजी लगाई वो क्या हुआ। अब पूंजी मैंने कहा कि दो पूंजी लगती है, या तो बारोड कैपिटल लगता है या तो ओन कैपिटल लगता है, खुद की पूंजी। इन दोनों से आपने इंफ्रा लगाया यानी फिक्स एसेट्स किया। तो फिक्स एसेट्स का उनका रेशियो क्या है, सच रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लोन एंड ओनर्स इक्विटी। दैट इज क्लियर। यानी कि लिखेंगे सच रेशियो establishes the relations between total fixed assets and long term loan plus shareholder funds, shareholders फंड। ओके, ये आप मत करो, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन प्लस होल्डर्स फंड। इसमें बेटा कहीं कुछ बताना है क्या, कहीं कुछ भी आप बताओ, इसमें कोई चीज बताना है क्या। अभी आपको लगेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं बताने हैं, बस सीधे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किया जाएगा क्लासेस के बाद। ओके, नेक्स्ट रेशियो आप लोग लिखें। नेक्स्ट रेशियो आप लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो। क्या लिखेंगे भाई, फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो। आप खुद सोचो कि ये क्या बताता है। 10 आप लिखा है फिक्स एसेट्स टू नेट वर्थ रेशियो, यानी फिक्स एसेट्स ऊपर होगा, नेट वर्थ नीचे होगा, उनका क्या रेशियो है। दैट इज क्लियर माय डियर। तो सच रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फिक्स्ड एसेट्स एंड नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब सर क्या है, शेयर होल्डर फंड से है भाई, शेयर होल्डर्स फंड से है। तो आप लिख लें, सीधे रेशियो को लिखें, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स अपॉन नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब क्या, शेयर होल्डर्स फंड से होता है, शेयर होल्डर्स फंड से होता है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। ओके, आई थिंक कि ये रेशियो भी आपको बताता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो नेट वर्थ के रेशियो में कितना है, नहीं फिक्स्ड एसेट्स नेट वर्थ के रेशियो में कितना है। ओके माय डियर, ओके। नेक्स्ट रेशियो आप लिखेंगे, नेक्स्ट रेशियो लिखेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो। चलो माय डियर, कैपिटल गियरिंग रेशियो। एक बात बताओ, अभी आप सोचोगे सर क्या पूछ रहे हो आप। एक बात बताओ, ये गियर का मतलब क्या होता है। आप साइकिल चलाते हो जी, साइकिल में गियर है क्या, सर नहीं है। वो जो नई वाली साइकिल लिया था उसमें गियर था। एक बात बताओ, बाइक चलाते हो आप, अभी आप कहोगे जी सर बाइक बिल्कुल चलाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी बाइक में आपकी बाइक जैसे आपने स्टार्ट की, अभी बोलोगे सर स्कूटी चलाते हैं उसमें गियर नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, आप एक्सीलरेट करते हो कि नहीं, जी एक्सीलरेट करते हैं। अब आप खुद सोचो कि एक्सीलरेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है।
जी बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है एक्स्ट्रा पावर की जरूरत। आपका बिजनेस स्टार्टिंग वे में था, आपका बिजनेस क्या था, स्टार्टिंग वे में था, जल्दी आपने बिजनेस को जल्दी ऑर्गेनाइज किया, जल्दी स्टैब्लिश किया। अभी आपका बिजनेस ग्रोइंग अवस्था में है, यानी कि अभी पहले पायदान पे स्टार्टिंग बिजनेस की हो रही है। तो आप खुद सोचो कि आपको अपने खुद की पूंजी के साथ साथ आपको यदि आपके बिजनेस को गियर्ड करना हो, सामने वाले से कंपटीशन करना हो, आपकी कंपटीशन बहुत अच्छी चल रही है अलग अगल बगल के बिजनेस से, तो पता चलता है आपकी पूंजी कम हो रही है, आपके पास पूंजी कम है, तो आप अपने बिजनेस को पुश करने के लिए, फास्ट पुश करने के लिए, यानी गियर्ड में लेने के लिए, एक्सेलरेट होने के लिए आप क्या करते हो? सर क्या करना है, पूंजी ज़्यादा लगानी थी तो मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, डिवेंचर्स इशू कर लिए और प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लिया। उनसे कहा कि हम आपको फिक्स इंटरेस्ट देंगे और फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देंगे आपके कैपिटल पे। जी मैंने उनसे ले लिया धन और फिर क्या किया, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया। ठीक है, आपने उनको बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि आपके पास दो कैपिटल हो गई। कैसी कैपिटल, चलो दिखाते हैं। आपके पास एक तो आपकी खुद की इक्विटी कैपिटल प्लस आपका जो खुद का रिजर्व्स एंड सरप्लस था, ये हो गया, ये हो गया। ये तो पहले से ही था। अब आपको अपने बिजनेस को मूव करना था, फास्ट ले चलना था, आपके पास कैपिटल की कमी थी, तो आपने क्या किया सर, हमने क्या किया कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर लिए और प्लस मालूम है क्या किया, डिबेंचर्स इशू कर लिए। क्या इशू किए भाई, हमने डिबेंचर्स को इशू कर लिया। सर ये मालूम है, हमने डिबेंचर्स को इशू किया तो इस पे क्या देंगे, 10% या सर इंटरेस्ट फिक्स कर लिया। इनको क्या देंगे, डिविडेंड देंगे, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड है कि इनके कैपिटल पे इनको डिविडेंड्स देंगे तो हम फिक्स देंगे। यानी आपने अपने बिजनेस में एक्सेलरेट करने के लिए आपने पूंजी अलग से ले आके लगा दी। ठीक है, लगा दी पूंजी आपने, जैसे ही लगाई आपका बिजनेस एक्सेलरेट हो गया। यानी कि सच रेशियो एस्टैब्लिशेस, ये देखो फार्मूला बन गया, सच रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ओनर्स कैपिटल एंड फंड विथ प्रेफरेंस कैपिटल एंड इंटरेस्ट बेयरिंग फिनांस। यानी लिख लीजिए, सच रेशियो establishes the relations between equity fund and प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इंटरेस्ट बियरिंग फिनांस। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस है आखिर कि इक्विटी कैपिटल तो ओनर ही होते हैं, लेकिन आप खुद सोचो कि ओनर तो होते हैं लेकिन उनका जो रिटर्न्स होता है वो फिक्स होता है। इट मीन कि जब प्रॉफिट होगा ना तो आपको ये देखो आपने बिजनेस में इनको इन्वॉल्व कर लिया, लेकिन आप खुद सोचो कि यदि इनकी संख्या, इनके अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं और ये अमाउंट कम हो जाता है, तो निश्चित जो अल्टीमेट ओनर्स हैं उनको तो प्रॉफिट कम मिलेगा, उनको क्या है, प्रॉफिट कम मिलेगा। जी ये तो समझ में आया। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में, यानी कब, आप इस फार्मूले को लिख लो, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर इशू, यानी जितना डिवेंचर्स आपने इशू किया, या लिख सकते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग फिनांस। दैट इज क्लियर माय डियर। अब देखो अब क्या होता है आपके साथ, आपने इनको लगा के बिजनेस को तो मूव कर लिया, एक्सेलरेट कर लिया, लेकिन सही मामले में आप खुद सोचो कि यदि ये ज़्यादा है
तो आपकी बिजनेस के लिए जो शुरुआती दिनों में अनफेवर होगा, लेकिन जब आपका बिजनेस इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। इसका मतलब ये है कि यदि हाई कैपिटल गिविंग रेशियो स्टार्टिंग में बिजनेस के लिए ये नुकसानदायक होता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट कम मिलेगी। लेकिन फिर क्या होगा, आप कंपटीशन बीट कर लोगे, आगे निकल जाओगे, बहुत आगे निकल जाओगे। तो यदि ये प्रॉफिट ये आपके बिजनेस में है भी, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा कि इनको अल्टीमेट मालिक को भी प्रॉफिट मिलेगा, और इनको फिक्स इंटरेस्ट तो देना ही है। भाई इंटरेस्ट इनको फिक्स देना है, तो अब बाद में जब बिजनेस बहुत गतिशील हो जाएगा, डायनामिक हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो क्या करना भाई, जो प्रॉफिट होगी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगी तो फिर क्या, इन्हें तो फिक्स देना है ना। लेकिन शुरुआत में जब प्रॉफिट कम होगी तो ये इनका हिस्सा चला जाएगा और इनके लिए प्रॉफिट कम बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यदि कैपिटल गिविंग रेशियो स्टार्टिंग में हाई है तो ये बिजनेस के अनफेवर में है, लेकिन बिजनेस जैसे ही मूव हो जाता है, गति पकड़ लेता है, मार्केट से पैसे आने लगते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होने लगती है, तो उस समय इंटरेस्ट ये कैपिटल गिविंग रेशियो आपके बिजनेस के फेवर में होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या लिखेंगे भाई, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब देखो ना, आप देखो ना क्या देखना है, आपने बिजनेस में लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स, ऐसा ही आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं, तो निश्चित ही आपका जो आपके बिजनेस में जिसने लोन दिया है या आप खुद मालिक हो, आप सोचोगे कि यार जो प्रॉफिट होती है ना, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट को चुकाने के लिए अवेलेबल है या नहीं है। यानी आपकी जो नेट प्रॉफिट होती है, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ध्यान दीजिएगा मैंने नाम भी ले लिया। लेकिन ये जो जितनी प्रॉफिट हमको होती है, क्या इस प्रॉफिट में हम अपना इंटरेस्ट चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। यानी कि यदि आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है, ठीक है, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, ज़्यादा है, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन यदि कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है ना, वो इंटरेस्ट देने के लिए पर्याप्त है। सच इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यानी कि लिखेंगे सच रेशियो measure the profit before tax is sufficient or available to pay the interest on long term loan or not। ठीक है, यानी ये रेशियो क्या बताता है कि आपकी जो प्रॉफिट हुई है ना, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। इट मीन कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू, आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपान, क्या अपान भाई, क्या अपान, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड लोन। अच्छा एक बात बताओ, ये डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, कोई लोन भी हो सकता है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो यदि आपका प्रॉफिट ज़्यादा है और इंटरेस्ट कम है, तो बहुत सिंपल है कि आपके लिए आपके जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, उसको बिल्कुल कवर कर रहा है, बिल्कुल कवर कर रहा है। ओके, तो एनी डाउट स्टूडेंट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, डिबेंचर्स को भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक
डेब्ट्स टू टोटल फंड, डेब्ट्स टू टोटल फंड, डेब्ट्स टू टोटल फंड रेशियो। यानी आपके जो डेब्ट्स हैं ना, डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, यानी जितने भी डेब्ट्स हैं आपके, इट मीन की डिबेंचर्स, जितने भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट टर्म का मेजरमेंट तो आपने लिक्विडिटी रेशियो में कर ही लिया है, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को का रेशियो जो है शेयर होल्डर फंड के साथ देखा जाता है, दैट इज कॉल्ड डेब्ट्स टू टोटल फंड रेशियो। यानी लिखेंगे सच रेशियो एस्टैब्लिशेस, such ratio establishes the relation between long-term debts and shareholders fund। क्या लिखा आपने, यहां फार्मूला लिख लीजिए भाई, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। माय डियर, आई थिंक रेशियो एनालिसिस के जितने भी पार्ट्स आप लोगों ने स्टडी किया, आप लोगों को बिल्कुल कहीं पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। लेकिन आई होप कि नेक्स्ट क्लास इज कम्प्लीटली, आज आपका ये जो रेशियो है ये कम्प्लीटली आपका रेशियो समाप्त होता है। जितने भी रेशियोज आपके कोर्स में है और हमने फर्स्ट क्लासेस से आपके लिए डिस्कशन किया, तो आपका प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आने वाली क्लासेस में बिल्कुल आप रेडी रहिए राकेश वर्मा के साथ। और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स यानी जितना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से आज तक आपने जितने भी रेशियो स्टडी किया, विथ एग्जांपल विदाउट एग्जांपल, इसके बाद जो क्लासेस आपकी चल रही हैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स, हम आपको कन्फर्मली सभी जितने भी टॉपिक हो चुके हैं सबका मिक्सअप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिसेस सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।